बजाज, वेलकमिंग टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और अब हम ले जा रहे हैं अपने चैप्टर को आगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोसीड करने वाले हैं। आज मैं आपको कराने वाली हूँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एक बहुत जरूरी टॉपिक जो कि होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उसके बाद उसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देखने वाले हैं। एंड तक देखनी जरूरी है, क्यों? बिकॉज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस से भी रीजनिंग क्वेश्चंस एग्जाम में, बोर्ड्स, प्री बोर्ड सब में आते हैं। आइए शुरू करते हैं आपको समझाना ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक। क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि जब भी आप एक प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर या सर्किट में, जब भी आप प्योरली रेजिस्टिव सर्किट या कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हीट एनर्जी में डिसअपियर हो जाएगी। एंड इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कभी कभी सिर्फ कुछ एनर्जी जो होती है वो हीट में कन्वर्ट होती है, पर अगर कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में डिसिपेट हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, उसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं स्टेटमेंट। When the electric current is supplied to a purely resistive conductor, resistive है, करंट को पास नहीं होने दे रहा, बेसिकली उसको रेगुलेट, उसको लिमिट कर रहा है। The energy of electric current is dissipated, dissipated मतलब converted, disappeared entirely in the form of heat, and as a result the resistor gets heated and this is called heating effect of electric current। ये कॉन्सेप्ट कई बार तो अनडिजायरेबल होता है, जैसे कई बार हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप्स काफी हीट हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं उस चक्कर में, लेकिन कई बार ये बहुत डिजायरेबल होता है, जैसे कि इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एक्सेट्रा, बिकॉज वहां पे वी रिक्वायर हीट for the work to happen। तो आगे चलते हैं। अगर मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहूँ, मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना चाहूँ मैं हीटिंग इफेक्ट को, तो मैं कैसे दिखाऊंगी? आपके लिए बहुत ही प्यारी सी डेरिवेशन लिखी हुई है, हर बुक में अलग नजरिए से उसको कराते हैं। एनसीईआरटी में पावर के कॉन्सेप्ट के थ्रू कराया हुआ है, लेकिन मैं पावर पे बाद में ले जाऊंगी। मैं आपको किसी और डायरेक्शन से ले जाना चाह रही हूँ जो काफी ज्यादा आसान है समझना। Let's consider a current है I, it is flowing through a resistor जिसकी resistance है R and potential difference is represented with the help of V। So अगर मैं बोल रही हूँ, हमें इतना अच्छे से पता है कि अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस का V का जो मेरा फॉर्मूला था, that was work done to move 1 coulomb of charge, W upon Q का फॉर्मूला था, है ना? तो वही अगर मुझे वहां से W का फॉर्मूला निकालना है तो वो हो जाएगा V into Q। मुझे पता है V was W upon Q, तो अगर मुझे उसे W निकालना है तो Q चला जाएगा वहां, तो मेरा आ जाएगा V into Q। तो अब अगर मैं चाहती हूं कि वर्क डन जो हो रहा है फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, वो वर्क कैसे होगा, उसके लिए मुझे चाहिए कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जितना वर्क करवाना है उतनी ही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए ना, तो मुझे लेट्स से इतनी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। अब उससे पहले मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, छोटा सा मैं ट्विस्ट डाल रही हूँ, और वो क्या डाल रही हूँ, मैं Q की जगह I into T लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ मैं I into T? मुझे पता है मेरा इलेक्ट्रिक करंट विच इज I का जो फॉर्मूला है वो Q by T है, तो मैं Q का अगर फॉर्मूला निकालूं इसमें से तो I into T हो जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ये I into T जो कि Q की वैल्यू है वो मैंने Q की जगह डाल दी, तो मेरा W क्या आ गया, VIT। कैसे आया? बस Q की जगह मैंने IT की वैल्यू डाल दी, और ये IT कैसे आया, करंट के फॉर्मूले से आया। अब इसके बाद मैंने ये बोला कि जो ये वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन करने के लिए सेल या बैटरी को उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी,
जितना काम करना उतनी एनर्जी चाहिए। तो लेट्स से अगर इतना काम करना है तो इतनी ही एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क व्हिच हैज टू बी डन टू मूव द चार्ज, राइट? यहां तक आपको समझ में आ गया कि ये कैसे E इज इक्वल टू W हुआ, बिकॉज मुझे वर्क डन कराना है तो सेल या बैटरी को उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अब अगर मैंने बोला, मैं ये कह रही हूं कि प्योरली रेजिस्टिव था वो कंडक्टर, तो मेरी जो सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, डिसिपेट हो गई। तो ये जो E था वो बन गया, मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी वो बन गई मेरी हीट एनर्जी, जिसको मैं H से रिप्रेजेंट कर रही हूं। तो जो मेरा E इज इक्वल टू VIT था, अब मेरा वो H इज इक्वल टू VIT बन गया। तो ये तो आ गया मेरा हीट का फॉर्मूला। इसे 1000 तरीके से लिख सकते हैं, धीरे धीरे समझाऊंगी कैसे। हीट का जो मेरा ऐसा यूनिट होगा वो सेम होगा जो कि वर्क का होता है या एनर्जी का होता है, विच इज जूल्स। अब J से रिप्रेजेंट करते हैं जूल्स को, ये हमें भी पता है, हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था। अब मैंने इस छोटा सा ट्विस्ट लाऊंगी मैं, सो दैट मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट तक ले जा सकूं। मैं ओम्स लॉ को यूज कर रही हूं। मुझे पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR। तो अब मैंने कुछ नहीं करना, ये जो V है उसकी जगह मैंने वैल्यू डाल दी IR। तो फिर क्या हुआ, डाल दी तो मैंने V की जगह IR की वैल्यू डाल दी और मैंने किया इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को ओपन, 2 I थे तो वो हो गया I स्क्वायर इंटू RT। क्या आ गया मेरे पास, H आ गया मेरे पास I स्क्वायर RT। तो ये ही है मेरा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये जो एक्सप्रेशन अभी अभी मेरे पास आया है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू IR यूजिंग ओम्स लॉ इनटू द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ हीट, मुझे जो मिला H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। यही है मेरा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और इस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये बोल रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो प्रोड्यूस हो रही है रेजिस्टर में, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये देख रहे हैं स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उससे वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर के बाद क्या बोल रहे हैं, H इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस R, टू रेजिस्टेंस। तो H इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R व्हिच इज रेजिस्टेंस। क्या क्या बोला मैंने अभी तक आपको, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, फॉर्मूला सही निकल रहा है सब कुछ, टेंशन की बात नहीं है। H is directly proportional to R and H is also directly proportional to the time. So H is also directly proportional to the time for which the current is flowing through the resistor. 3 चीजें बोली हैं, आइए पढ़ते हैं। According to this law, the amount of heat energy produced in a resistor is directly proportional to the square of electric current, is directly proportional to the resistance, is directly proportional to the time for which the current flows through the resistor। ये सब तीनों चीजें याद कैसे होंगी, बहुत सिंपल सी चीज है, ये फॉर्मूला पता होगा तो डायरेक्टली वहां से निकल जाएगा। ये हो गया करंट, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया टाइम। ये 3 चीजें हमें लिखनी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आगे चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे। अब मैं बात कर रही हूँ हीटिंग इफेक्ट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में। मैंने इतना कुछ आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि मैं कोई भी पॉइंट, कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन मिस ना करूं। एंड अगर आपको 1 मार्कर 2 मार्कर कहीं से भी क्वेश्चन आता है बुक से, तो आप हर एक लाइन का आंसर कर पाए, हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाए। आइए जल्दी से देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मैंने आपको ये तो समझा दिया था कि जो हीटिंग इफेक्ट है उसके कुछ
केसेस कुछ कुछ अप्लायंसेस में वो डिजायरेबल होता है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर में बात की, मैं कपड़े प्रेस करती हूँ तो आयरन में काम आता है, वो हीट रिक्वायर्ड होती है। सो उस केस में वो काफी डिजायरेबल है एंड उस केस में नाइक्रोम की जो वायर है वो यूज की जाती है, नाइक्रोम को यूज किया जाता है हीटिंग इफेक्ट को और सक्सेसफुल करने के लिए। बट कई केसेस में वो काफी अनडिजायरेबल होता है, जैसे कि फैन बहुत ज्यादा चले या लैपटॉप बहुत ज्यादा चले तो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, जो कि उसकी जो नॉर्मल वर्किंग है उसको हैम्पर करता है, उसकी वर्किंग को ऑल्टर करता है, जो कि हमारे लिए डिजायरेबल नहीं होती। तो ये तो हमने देख लिया, लेकिन कई बार हीटिंग इफेक्ट से लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, लाइट एमिट होती है एंड इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिक बल्ब। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें। तो मैं बोल रही हूँ इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिक हीटिंग को यूज करके आप लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड यहाँ पे क्या होगा, फिलामेंट जो है, बल्ब का जो फिलामेंट है वो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उसको रिटेन कर लेगा। उसको क्या करेगा, रिटेन कर लेगा, जितनी ज्यादा हीट एनर्जी पॉसिबल है और वो बहुत गर्म हो जाएगा, इट गेट्स वेरी हॉट एंड फिर वो करता है लाइट एमिट। ज्यादा भी, बहुत ज्यादा नहीं लाइट एनर्जी निकलती क्योंकि मोस्ट ऑफ इट हीट में जाती है, लेकिन लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है फिलामेंट। और कैसे, बाय रिटेनिंग एज मच as heat produced as possible। तो अब हमें ये चाहिए कि वो जो फिलामेंट है वो इतने स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई हो कि वो ज्यादा हीट एनर्जी रिटेन या अब्सॉर्ब करने से वो मेल्ट ना हो जाए। तो ऐसा जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं जिसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हम ले रहे हैं टंगस्टन। तो हमने क्या किया, टंगस्टन को यूज किया टू मेक बल्ब फिलामेंट्स बिकॉज उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, वो मेल्ट नहीं करेगा। इट इज 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए टंगस्टन हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट उसको बल्ब फिलामेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसके अंदर जो गैसेस होती हैं वो इनएक्टिव गैसेस, केमिकली इनएक्टिव गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस को लिया जाता है, जैसे कि आर्गन एंड नाइट्रोजन। एंड ऐसा क्यों है कि आर्गन एंड नाइट्रोजन जैसी केमिकली इनएक्टिव गैसेस से फिल किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स को, ताकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ना हो, ऑक्सीडेशन से बर्निंग का प्रोसेस ना हो और फिलामेंट जल ना जाए, ताकि फिलामेंट की जो लाइफ है वो ज्यादा रहे एंड टू प्रिवेंट बर्निंग ऑफ द फिलामेंट बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। एज अ रिजल्ट केमिकली इनएक्टिव गैसेस आर फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। बेहद जरूरी चीजें जो मैंने टंगस्टन का पॉइंट बोला, जो मैंने यहाँ नाइट्रोजन और आर्गन का पॉइंट बोला, 1 मार्क में गिव रीजंस में बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं, आगे मैं आपको अगली एप्लीकेशन पे ले जाने वाली हूँ विच इज फ्यूज। जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में फ्यूज यूज करते हैं, इसका क्या सीन है, क्या माजरा है, आइए देखते हैं ये है क्या। ये एक सेफ्टी डिवाइस है, मैंने बोला ये एक सेफ्टी डिवाइस है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो हो जाए तो उसको रोकने का काम करता है ये फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। जरूरत से ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा सर्किट जो है वो डैमेज या ब्रेक हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। उस डैमेज या बर्न को रोकने का काम कर रहा है हमारा फ्यूज। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, इट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक
करंट, जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को रोक रहा है। कैसे होगा ये आइए देखते हैं। फ्यूज को कनेक्ट किया मैंने, फ्यूज को डिवाइस के साथ कनेक्ट किया मैंने, किसमें, सीरीज में कनेक्ट किया। अब ये फ्यूज है क्या, ये एक पीस ऑफ वायर है। इसमें एक पीस ऑफ वायर होता है जो कि मेटल या अलॉय से बना होगा, बस मेल्टिंग पॉइंट जरूर एप्रोप्रिएट होना चाहिए। और जनरली जो यूज होता है वो कॉपर होता है या टिन लेड अलॉय यूज कर सकते हो, एंड बहुत ही एप्रोप्रिएट हो उसका मेल्टिंग पॉइंट। अगर करंट जो है वो लार्ज है, अगर करंट काफी ज्यादा है, देन दी स्पेसिफाइड वैल्यू, जरूरत या स्पेसिफाइड वैल्यू से करंट अगर ज्यादा होता है तो क्या होगा, तो फ्यूज जो है, तो ये जो फ्यूज वायर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जैसे ही उसका टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर जाएगा, ये फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा और फ्यूज वायर के मेल्टिंग पॉइंट से गया ऊपर, तो वो हो जाएगी मेल्ट, और मेल्ट होने के कारण वो सर्किट को कर देगी ब्रेक, और ये प्रिवेंट करेगा बर्निंग और डैमेज ऑफ द डिवाइस एंड द सर्किट को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये फ्यूज का कॉन्सेप्ट। मैं बोला जल्दी से डिवाइस कराती हूँ। इफ द करंट larger than the specified value flows through the circuit, temperature of the fuse wire increases beyond its melting point and it melts and breaks the circuit, prevents the device from damaging or burning. And ये किसमें encased जाता है, एक पोर्सलेन का कार्टेज है, comes encased in the cartridge of porcelain, जो कि एक हार्ड सब्सटेंस है। एंड जनरली अगर डोमेस्टिक पर्पस की बात करूं मैं, उसमें जो फ्यूज यूज होते हैं, अगर मैं उनकी रेटिंग देखूं, सो इट्स 1 एम्पियर की होता है, 2 एम्पियर होता है, 3 एम्पियर का होता है, 5 एम्पियर का होता है, 10 एम्पियर का भी होता है। एंड कैसे सेलेक्ट करते हैं कौन सा फ्यूज यूज करना है। लेट्स से करंट 0.91 एम्पियर है, तो हल्का सा उससे ऊपर, दैट इज 1 एम्पियर का फ्यूज यूज कर लो। लेट्स से करंट है मेरा 4.5 एम्पियर या 4.8 एम्पियर का, तो हल्का सा उससे ऊपर, दैट इज 5 एम्पियर का फ्यूज आप सर्किट में सीरीज में उस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दीजिए। ये बहुत फायदेमंद होगा। तो यहाँ पे हीटिंग जो हीटिंग थी देखिए वो कितना फायदेमंद रही यहाँ पे हीटिंग, कि उसने हमारे डिवाइस को बचा लिया। तो ये थे हमारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सब बता दिया, पूरा कहानी बता दी, लेकिन उसकी एक चीज जो रह गई वो ये थी कि ये हीटिंग इफेक्ट होता क्यों है। ये हीटिंग इफेक्ट इसीलिए होता है बिकॉज हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं विद इन कंडक्टर। तो जब वो मूव कर रहे हैं तो वो कंडक्टर के एटम्स या आयंस के साथ टकराएंगे। इस टकराव की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हीटिंग इफेक्ट होता है, बिकॉज बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है व्हेन दे एक्चुअली कोलाइड। जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के आयंस या एटम्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। इतना कुछ हमने इस वीडियो में किया है, इतनी सारी चीजें डिटेल में बात की हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। ये आई वाज एबल टू रिलेट with you people, I hope. And if yes, do hit the like button, subscribe for more such videos, and hit the bell icon for more such notifications. Thank you, a very good day. Keep watching, keep learning. Signing off.